फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 6 में इकाई 4 जाति की आयतित संकल्पना, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयतित संकल्पना के विकल्प। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जाति की आयतित संकल्पना में आयतित संकल्पना के विकल्प के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाद की समाज शास्त्रीय एवं मानव शास्त्रीय विद्वानों ने भारत के समान के समझने के लिए पुस्तकीय, ऐतिहासिक एवं पश्चिमी मानसिकता का विरोध किया। इसके जगह पर एक क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क आधारित दृष्टिकोण को आवश्यक विकल्प माना। इसके लिए यह जरूरी था कि पुस्तकों में वर्णित एक आइडियल समय से निकलकर गांवों में रहकर प्रैक्टिकल समय को कास्ट के अध्ययन में उपयोग किया जाए। कास्ट का असली प्रारूप, जैसा कि मानव शास्त्री बिरमैन ने कहा है, कि लोगों को दिन प्रतिदिन की आपसी चर्चा परिचर्चा से परिलक्षित होता है। कास्ट का जीवंत अनुभव बिल्कुल ही अलग है और किताबों में लिखी गई बातों के आधार पर इसका वर्णन एक तरफा होगा। कास्ट के असली आयाम शक्ति, असुरक्षा, विशेषाधिकार, उत्पीड़न, सम्मान, अपमान, बहुतायत और अभाव चिंता आदि को भी जानना होगा। आजादी के बाद से कास्ट को समझने के लिए ज्यादातर विद्वानों ने भारत के गांवों में फील्ड वर्क को चुना। बाहर से भी जो विद्वान आए उन्होंने गांवों में लंबे समय तक रहकर गांव के लोगों को नजदीक से जाना और उनमें कास्ट की भूमिका का मूल्यांकन किया। इस तरह के अध्ययन ने गांव में परिवर्तन की रेखांकित किया और साथ ही पुस्तकीय दृष्टिकोण, जिसका पश्चिमी विद्वानों ने खून प्रचार किया था, उसमें कई मिथक को भी तोड़े। 1950 से 1970 के बीच गांव के अध्ययन पर बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हुई। इससे यह निकलकर सामने आया कि गांव में रहने वाली कई जाति या समुदाय एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक और अनुष्ठानों के द्वारा पारंपरिक दायित्वों के बंधन में एकीकृत है। यहाँ एक सुदृढ़ लेन देन की परंपरा है जो एक दूसरे पर निर्भर बनाती है। वहीं पर गांवों के समूह को परस्पर आत्मनिर्भर भी बनाती है। इस व्यवस्था को हालांकि जजमानी व्यवस्था का नाम दिया गया। इस अंतर्निहित मानना विभिन्न जाति समूहों के पारस्परिक निर्भरता थी, जिससे ग्रामीण समाजों को एकजुट किया। सभी जातियां अपनी व्यवसायिक विविधता के हिसाब से एक दूसरे को सेवा देती थी और सभी एक दूसरे के स्वामी थे, तो सभी एक दूसरे के सेवक भी। मानव शास्त्रीय अध्ययन विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते थे, जिसमें जीवन के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन किया गया। ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था में निहित सामाजिक असमानताओं और मतभेदों का भी लंबा विवरण सामने आया, पर साथ ही कार्यात्मक एकता और आर्थिक पारस्परिक का मत सर्वोपरि रहा। एक बात और हुई कि कास्ट की समय जो 4 वर्ण के विभेद के रूप में प्रचलित था, उसका विकल्प अनगणित जाति के मॉडल के क्षेत्रीय व्यवस्था में देखना जरूरी समझा गया। यहाँ से कास्ट की वर्ण संकल्पना और जाति संकल्पना का विवाद शुरू हुआ। वर्ण मॉडल में 4 वर्णों के पदानुक्रम था, पर फील्ड में कई जातियां इन वर्णों से अलग व्यवहार करती नजर आई। बहुत जातियां अपने को वर्ण व्यवस्था से अलग भी समझती नजर आई और वर्ष की जानकारी का दैनिक जीवन में कोई प्रमुख भूमिका नहीं दिखी। कास्ट का जाति प्रारूप वर्ण से अलग ही था, जबकि जातियां खुद में ही कई उपजातियों में विभक्त दिखी और ज्यादातर सामाजिक संबंध उपजातियों के वैवाहिक नियमों, जन्म के हिसाब से नातेदारी आदि को नियोजन के माध्यम से रूप में प्रचलित थी। भारतीय समाजशास्त्री ने तो जाति प्रारूप के पूर्ण रूप से बंद व्यवस्था के रूप में भी नहीं देखा। श्रीनिवास ने जाति की गतिशीलता की संभावना को अपने अध्ययनों में दर्शाकर नई बहस ही छोड़ दी। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा से यह बताया कि जितना पश्चिमी विचारकों ने कास्ट को कठोर और बंद माना, वैसा नहीं है और जातियां अपनी स्थिति को पदानुक्रम में परिवर्तन की क्षमता भी रखती है।
प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने तो कास्ट को केवल धर्म के साथ जोड़कर की जाने वाली व्यवस्था को गलत बताया। उनके अनुसार ग्रामीण समुदाय में भेदभाव का कारण भूमि स्वामित्व, धन, शिक्षा, सरकारी नौकरी, आयु और विशिष्ट व्यक्तित्व भी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जाति की आयतित संकल्पना में आयतित संकल्पना के विकल्प के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।